रिवॉल्ट, दूसरा रिलीजियस रिवॉल्ट और तीसरा आपके पीजेंट रिवॉल्ट्स। तो ये तीनों ही आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फैक्चुअल टॉपिक है तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर विल। चलो आ जाओ सभी लोग फटाफट। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को हमने पीडीएफ भेज दिया क्लास नोट्स का, ठीक है। तो 3 पीडीएफ आपके उस पे ऐप पर अपलोड हुए होंगे। कौन कौन से 3 पीडीएफ? पहला आपके हुआ है ट्राइबल रिवॉल्ट, दूसरा रिलीजियस रिवॉल्ट और तीसरा आपके पीजेंट रिवॉल्ट्स। तो ये तीनों ही आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फैक्चुअल टॉपिक है तो ज्यादा आप लोग दिमाग मत लगाना, ठीक है। चलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। चलो डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। वॉल्यूम स्लो है, डाउट कोई है तो पूछिए आप लोग। साउंड ओके है? आवाज आ रही है? साउंड अब ओके है? ओके ना साउंड? साउंड ओके? कमेंट बॉक्स में लिखो साउंड ओके। तो चलो नेक्स्ट। भैया म्यूटनी एंड रिवॉल्ट कितनी बार समझोगे? लास्ट क्लास में कई बार समझाया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, अब हम आपके आगे आते हैं। कम नहीं आ रही साउंड? सही आ रही है। तो नेक्स्ट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट आपके देखा था किसको? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपके देखा था 1857 की क्रांति को। अब आज की क्लास में हम ये देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भारत आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अलग अलग वर्गों का शोषण किया, चाहे वो किसान हो चाहे जनजातियां हो, भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप किया। तो इस वजह से आपके अलग अलग समय पे अलग अलग वर्गों के द्वारा कुछ अलग अलग आपके क्रांतियां या आपके आंदोलन किए गए। तो 1857 की क्रांति तो आपकी एक बड़ी क्रांति थी, ठीक है। 1857 की क्रांति तो आपकी एक बड़ी क्रांति थी आपके। लेकिन आगे अगर हम देखें तो कुछ छोटे छोटे विद्रोह और रिवोल्ट भी साइमल्टेनियसली आपके हो रहे थे। कुछ अन्य क्रांतियां थी आपके जो विभिन्न विभिन्न धर्मों में शुरू हुई, अलग अलग क्लास यानी वर्ग में शुरू की और विशेष विशेष क्षेत्र में हुई। तो 3 प्रमुख विद्रोह और याद रखना, रिलीजियस रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट और ट्राइबल रिवोल्ट। ये 3 रिवोल्ट हमें समझेंगे आज की क्लास में। रिलीजियस रिवोल्ट की बात अगर हम करें तो आपके ब्रिटिश टाइम में शुरू होने वाले प्रमुख धार्मिक विद्रोह, ब्रिटिश टाइम में आपके शुरू होने वाले धार्मिक विद्रोह। वाइसराय और गवर्नर का डिफरेंस आगे बताएंगे, पहले आज का टॉपिक समझ लो आप, ठीक है। ये डिफरेंस आगे बताएंगे, आज का टॉपिक समझ लो। साउंड स्लो है अभी भी? क्या साउंड स्लो है? 1 मिनट होल्ड करो। पीडीएफ आ चुकी है, नोट करना जल्दी बता फटाफट। चलो अभी आप पढ़ते चलो, साउंड अपने आप अभी सही हो जाएगा। टेक्निकल इशू 2-4 मिनट में खुद ही आपके सही हो जाएगा। बेसिकली क्या है, पानी पड़ने की वजह से भी आपके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपके आ जाती है। आज आप लोगों को पता है कि हैवी रेनफॉल हुआ है, इसलिए आपके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चलो इसे नोट करो, अदर रिवॉल्ट्स नोट करो फटाफट, अदर रिवॉल्ट्स को जल्दी नोट करो फटाफट। वैसे पीडीएफ हमने भेज दिया, इसकी पीडीएफ भेज चुके हैं हम। अब नेक्स्ट, अब हमने आपको ये बताया कि 1857 की क्रांति तो एक बड़े स्तर पे आपके हो रही थी, लेकिन आपके कुछ छोटे छोटे विद्रोह भी आपके उस समय भारत में चल रहे थे। इन विद्रोह को हम 3 कैटेगरी में आपके बांटते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला आपके रिलीजियस रिवोल्ट धार्मिक विद्रोह, दूसरा आपके पीजेंट रिवोल्ट किसान विद्रोह और तीसरा आपके ट्राइबल रिवोल्ट जनजातीय विद्रोह। ये 3 कैटेगरी आपके क्या थी उस समय विद्रोह की थी। अब रिलीजियस रिवोल्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के टाइम में हुए, इनका कारण क्या था? इनका कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स ने जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, ठीक है, इसके अगेंस्ट हुए। दूसरा आपके इन्होंने जो हिंदू मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाया, इसके अगेंस्ट हुए आपके रिलीजियस रिवोल्ट। हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपके इनके अगेंस्ट क्या किए? रिवोल्ट किए। वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट अगर हम देखें तो जो किसानों का शोषण किया आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने, उस शोषण के अगेंस्ट आपके होते हैं पीजेंट रिवोल्ट्स यानी कि किसान विद्रोह। इस शोषण की अगर हम आपकी बात करें तो जैसे टैक्स रेट को बढ़ा देना, कैश क्रॉप को जबरदस्ती कराना, इनको इनकी फसल की कम कीमत देना, इसके परिणाम स्वरूप आपके शुरू होते हैं पीजेंट रिवोल्ट। इसके बाद में अगला रिवोल्ट आपके ट्राइबल रिवोल्ट यानी कि जनजातीय विद्रोह। अब जनजातीय विद्रोह की अगर हम आपकी बात करें तो अब यहाँ आगे समझना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स भारत आए तो ये संसाधनों के लिए जंगलों में गए। कहां गए? जंगलों में। तो जब ये जंगलों में जाएंगे तो इनका जो सामना आपका होगा, इनका जो आपके सामना होगा, ठीक है, तो इनका जो आपके सामना होगा जनजातियों से, तो इनके द्वारा जनजातियों का जो शोषण किया गया, ट्राइब्स की सोशल एंड कल्चरल लाइफ में आपके जो इंटरफियर किया गया, उसके अगेंस्ट ट्राइब्स ने शुरू किया आपके कौन से रिवोल्ट? ट्राइबल रिवोल्ट। अब हम एक एक करके अपने रिलीजियस रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट और ट्राइबल रिवोल्ट जो मेजर आपके रिवोल्ट्स हैं उनको हम देख सकेंगे, ठीक है। आते हैं आगे। कृष्णा जितने भी पॉइंट अपने लिए जरूरी हैं वो सारे पॉइंट हम नोट्स में डाल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इतिहास पढ़ने में 6 साल लग जाएंगे आपको, कंप्लीट तब भी इतिहास कवर नहीं होगा, ठीक है। हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो समझने के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ नोट्स में मिलेगा। चलो आगे आते हैं। अब साउंड आपके ओके है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अब नेक्स्ट। अब एक एक करके समझना आप लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके मेजर रिलीजियस रिवोल्ट यानी कि प्रमुख धार्मिक विद्रोह जो आपके ब्रिटिश टाइम में आपके हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहला विद्रोह याद रखना, एक सन्यासी विद्रोह। सन्यासी किसे कहते हैं पहले तो समझ लो। हिंदू धर्म के जो साधु संत होते हैं ना उन्हें कहते हैं सन्यासी, राइट। आगे समझना। तो हिंदू धर्म के साधु संतों को हम आपके क्या कहते हैं? सन्यासी। ठीक इसी तरह से मुस्लिम धर्म के साधु संत जो घूमते फिरते रहते हैं उन्हें कहते हैं फकीर। तो अब ये सन्यासी विद्रोह बेसिकली था क्या और क्यों शुरू हुआ था समझना। सन्यासी विद्रोह का आपके जो रीजन था ये था क्या? बंगाल। कहां शुरू हुआ था ये? बंगाल में और आगे बढ़ते हुए आसाम में। इस विद्रोह का जो टाइम था 1763 से 1800 के बीच में शुरू हुआ, ठीक है। इसके कोई स्पेसिफिक विशेष लीडर नहीं था, ये सभी साधु संतों ने शुरू किया था। हिंदू धर्म के जितने भी साधु संत थे इन सबने आपके शुरू किया था। जैसे कि वर्तमान में आपके जो किसान आंदोलन चल रहा है, स्पेसिफिक लीडर कोई नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग लीडर आपके बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सभी साधु संतों ने शुरू किया था। अब इसका कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी बंगाल में, उस सरकार ने आपके साधु संतों की तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। जैसे कुंभ मेला जाना तो प्रत्येक व्यक्ति को आपके 10 पैसे देने पड़ेंगे। अब सामान्य व्यक्ति तो दे दे, साधु संत तो वो लोग होते हैं जो यात्रा भी फ्री में करते हैं। इंडियन रेलवे भी इनसे टिकट नहीं वसूल पाई आज तक। आजादी के बाद से इतना टाइम हो गया, जब कुंभ मेला आपके होता है तो आपके हरिद्वार और प्रयागराज की सारी ट्रेनें फुल रहती हैं और सब फ्री रहती हैं। किसके लिए? इन साधु संतों के लिए। भारत सरकार भी इनसे पैसे नहीं लेती। तो यही हुआ कि ये जो आपके साधु संतों के ऊपर इन्हें लगा दिया टैक्स, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने
क्या आप अपने धार्मिक स्थान की यात्रा करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, साधु संत पड़ेगा इस बात से, ठीक, किस बात का पैसा, ठीक है। तो इस बात को लेकर आपके होता है ये आंदोलन सन्यासी विद्रोह आपके प्रारंभ। अब यहाँ याद रखना कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था आपके आनंद मठ। इस आनंद मठ उपन्यास में आपके, ठीक है, तो इस आनंद मठ उपन्यास में आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपके इसका वर्णन कर दिया। तो साउंड ओके सही होगा, कोई नॉइस तो नहीं आ रहा, साउंड ओके सही होगा, साउंड लाउड है, साउंड ओके है, नाउ साउंड ओके, लाउड तो नहीं है साउंड, अभी भी को है, अब ओके है साउंड। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आगे समझना। तो हम देखते हैं आपके मेजर रिलीजियस रिवॉल्ट प्रमुख धार्मिक विद्रोह में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की अगर हम आपके बात करें तो सन्यासी विद्रोह का रीजन था आपके बंगाल, ठीक है। 1763 से आपके 1800 के बीच में ये आपके स्टार्ट हुआ था। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सभी साधु संतों ने किया था। और हमने सन्यासी वर्ग के बारे में क्या बताया, जो हिंदू धर्म के साधु संत उनको कहते हैं सन्यासी, ठीक। अब इसका हम आगे देखें, इसका लीडर कोई था नहीं, कारण क्या था, कारण था आपके पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम टैक्स इसका मतलब क्या था, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था बंगाल में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि तीर्थ यात्रा के ऊपर कर लगा दिया, ठीक है। अब तीर्थ यात्रा के ऊपर कर लगा दिया तो सामान्य व्यक्ति तो चलो दे भी देगा, लेकिन अब साधु संतों के ऊपर भी इन्होंने कर लगा दिया तो साधु संत इस बात से नाराज हो गए, ठीक, क्योंकि ये साधु संत तो आज तक फ्री में तीर्थ यात्रा करते हैं। किसी भी साधु संत का आपके अगर कुंभ में जाना हो तो कोई भी सरकार इनसे पैसा नहीं ले रही, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था आपके आनंद मठ। आनंद मठ में आपके सन्यासी विद्रोह का वर्णन इन्होंने किया था। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में आपके किसने बताया था, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब आते हैं इससे आगे नेक्स्ट। सन्यासी विद्रोह के बाद अगला विद्रोह आपके आता है फकीर विद्रोह। हमने बताया कि हिंदू धर्म में जो साधु संतों ने सन्यासी कहते हैं, मुस्लिम धर्म में उन्हें फकीर कहते हैं, तो दोनों लगभग एक ही जैसे हो गए, ठीक। फकीर विद्रोह भी आपके कहां चला था, ये बंगाल के अंदर चला था। 1776 से 1777 तक चला था। इसके लीडर थे आपके मजनू शाह एंड चिराग अली। इसके लीडर कौन थे, मजनू शाह एंड चिराग अली। और इसका कारण क्या था, तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने जो धर्म में हस्तक्षेप किया था, ठीक, जैसे तीर्थ यात्रा कर लगाना, ये धार्मिक हस्तक्षेप एक प्रकार का, ठीक। तो रिलीजियस मैटर में जो हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके किया था, इसके अगेंस्ट शुरू होता है कौन सा रिवॉल्ट, फकीर विद्रोह, ठीक। अब आते हैं हम इसके बाद आगे, ठीक है। अगला आपके होता है बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट, इस मूवमेंट को समझना। बहावी मूवमेंट 1830 टू 1860 के बीच में आपके शुरू होता है। इस मूवमेंट की जो आपके शुरुआत होती है, इस मूवमेंट की जो आपके शुरुआत होती है वो कहां से होती है, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। तो बहावी मूवमेंट की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो आपके जो प्रेजेंट में बलूचिस्तान है ना, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां आपकी एक जगह है सितना। यहां क्या जगह है, सितना, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब आपके जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, ठीक, वेस्ट तो समझिए ना, नॉर्थ और वेस्ट की साइड में, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आपकी एक जगह है सितना, जहां से आपके शुरू होता है ये मूवमेंट, ठीक है। अब यहां याद रखना कि यहां से फैलता हुआ ये आंदोलन भारत में आता है कहां, पटना। भारत में इसका जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, पटना। सितना से पटना, तो दो केंद्र थे इसके, पहला सितना और दूसरा पटना। लीडर थे इसके सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि बरेलवी चाहते थे कि इस्लाम धर्म में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि आपके जो क्रिश्चियन मिशनरी जो मुस्लिमों को जो क्या बना रहे थे, जो ईसाई बना रहे थे, इसलिए किस आधार पे, क्योंकि इस्लाम में कुछ कमियां थी, इस वजह से आपके जो क्रिश्चियन मिशनरी है मुसलमानों को ईसाई बना रहे थे, ठीक है। तो यहां आपके इनका उद्देश्य था सैयद अहमद बरेलवी का कि मुस्लिम धर्म में जो आपके व्याप्त कमियां हैं उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए, ठीक है। तो ये था आपके आंदोलन बहावी मूवमेंट, बहावी मूवमेंट। चलो बताओ अमन क्या डाउट है आपका, बोलो फटाफट। अवधेश क्लास ओके चल रही है, आप चेक कीजिए। अमन आप अपना डाउट बताओ फटाफट। और किसी का कोई डाउट, प्रीवियस क्लासेस नहीं चल रही है, सब चल रही है, आप चेक करो उस पर। फकीर कहां मिलते हैं, फकीर हर जगह मिलते हैं भैया, किसी भी मस्जिद के साथ पास चले जाओ, दरगाह पे चले जाओ, वहां फकीर मिल जाएंगे, कहीं भी चले जाओ। सहायक संधि की नीति आपके लेके आए थे बेलेजली। बेलेजली कहते हैं कि हर राज्य के ऊपर ऐसे हम युद्ध करते हैं बार बार, तो इसमें बहुत खर्चा होता है, क्यों ना युद्ध करने से पहले हम एक समझौता कर लें राज्यों के साथ। तो बेलेजली आपके सहायक संधि की नीति के द्वारा उन राज्यों से ये बोलते हैं जो देशी रियासतें थी, ठीक है, क्या बोलते हैं आपके देशी रियासतों से कि अगर आप अंग्रेजों के सहायक राज्य बन जाओ, क्या बन जाओ, अंग्रेजों के सहायक राज्य बन जाओ, तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, और आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो आपके साथ में हम आपके युद्ध करेंगे, ठीक है। ये हुआ। तो अब यहां आपके आगे का मामला हम देखें तो ये थी बेलेजली की सहायक संधि की नीति के किसी राज्य को सहायक राज्य बना लेते थे। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था प्रज्ञा, सहायक संधि की नीति इंपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स ऑन मैसूर। बिल्कुल, जब आपके टीपू सुल्तान की डेथ हुई, बेसिकली आपकी कहानी यही होती है, ठीक। सहायक संधि की जब ये नीति आपके शुरू होती है तो ये हैदराबाद के निजाम तो इसको कर लेते हैं स्वीकार, लेकिन ये टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को आपकी स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इसी वजह से आपके एंग्लो मैसूर वार होता है। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वहां मैसूर में एक वारियर वंश का आपके एक शासक बिठाया जाता है और उसके साथ में फिर सहायक संधि साइन करते हैं कौन, बेलेजली। ये जब आएगा ना तब आगे देखेंगे हम, ठीक है। ये भी गवर्नर जनरल आएंगे तो उनकी जो संधि आएंगी ना, किस संधि के तहत क्या हुआ तब आगे समझेंगे हम। भावी मूवमेंट क्या है, उन्हें सामने लिखा है, एक सैयद अहमद बरेलवी थे, इन्हें लगता था कि इस्लाम धर्म में कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए, और इन्होंने अपने कोचिंग का नाम रख दिया भावी कोचिंग, जैसे करियर कोचिंग है ना आपके, ठीक है। ऐसे ही आपकी भावी कोचिंग थी, समझ लो, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम धर्म की कमियों को दूर करना। क्लियर हुआ अरुण, क्लियर हुआ अरुण, क्लियर हुआ भावी मूवमेंट क्या है। जैसे करियर कोचिंग है ना, राकेश यादव का उद्देश्य है गणित की शिक्षा देना सबको, ऐसे ही एक थे सैयद अहमद बरेलवी, इन्होंने अपनी एक संगठन बनाया भावी, और इसका उद्देश्य था मुस्लिम धर्म की कमियों को दूर करना। सबसे सिंपलेस्ट वे यही है आपके समझने का। चलो तनीषा आपका डाउट क्या है, बीएड कब मिलेगा, मैनेजमेंट पता करो।
1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह ना होकर एक जन विद्रोह था, वो इसलिए क्योंकि सैनिकों के साथ में भारी मात्रा में पब्लिक ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि पूरे पब्लिक ने तो नहीं किया था, लेकिन पब्लिक के एक बड़े वर्ग ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह भी है। ठीक है, वैन पब्लिश आनंद मठ, ये कैसा आप डाउट पूछ रहे हैं आप लोग, फिर डेट पे लौट फिर के आ गए। चिरंजन फिर वही लौट फिर के डेट पे। इंटरनेट है आप लोगों के पास, गूगल भी है, आप लोगों को कोई डेट देखना है तो उसको डालिए, गूगल पे सारी डेट आ जाएंगी, आप देख लीजिए क्यों क्लास का टाइम खराब कर रहे हो डेट के लिए। चलो नेक्स्ट, धानु फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस क्या है, क्या धानु कांग्रेस शुरू हुई है अभी? जब कांग्रेस शुरू होगी तो आपको इस डाउट का जवाब भी मिलेगा, क्योंकि आज आप लोग जितने भी डाउट पूछ रहे हैं टाइम खराब कर रहे हो सिर्फ। हिंदू में कोई सुधार करने वाला नहीं था क्या सर? अमन इतने दिनों से हमने पूरा समाज सुधार समझा दिया, क्या उसमें हिंदुओं के आंदोलन नहीं दिखे थे आपको? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब क्या थे? आप लोग पढ़ाई करते हुए सीधा पूछने चले जाते कुछ भी। फकीर आंदोलन में रिलीजन मुस्लिम, फकीर में मुस्लिम, हमने स्पेशली बोला था सन्यासी यानी हिंदू, फकीर मतलब मुस्लिम। चलो आप लोग जो डाउट पूछते हैं उसका कोई मतलब नहीं, बार-बार मना करते हैं आप लोगों से। एक तो डेट मत पूछो, डेट इसलिए मत पूछो ना, अगर किसी की डेट है आपको जानना जरूरी है भाई, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, डाल के देख लो उसमें, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? ठीक, हम हो सकता है भूल जाए डेट, लेकिन मोबाइल में क्लियर आ जाएगा ना, तो डेट का क्वेश्चन वहां से क्लियर करो और कुछ आंसर्स आप खुद भी ढूंढ सकते हो। ठीक, यहाँ क्लास के अंदर जैसे कि 100% कंटेंट संभव नहीं है, हम नहीं, कोई भी टीचर आपको 100% कंटेंट नहीं दे सकता है। टीचर वो देता है जो बेस्ट है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन रखता है। ऐसे तो इतिहास में आप छोटे-छोटे फैक्ट देखो, 500 आपके धार्मिक विद्रोह हुए थे, अगर हम 500 लिखाने बैठेंगे आपको डेट के साथ में, प्लेस के साथ में, तो आपको 25 दिन धार्मिक विद्रोह मिलेंगे, सिंपल। लेकिन हम 500 नहीं, हम सिर्फ आपको वो 5 बताएंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो यहाँ कोई भी क्लास हो दुनिया की, वो 100% आपके एसेंस पॉसिबल है ही नहीं, तो कुछ मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, अब नन्हे तो मोपला पे पहुंच गए, क्या मोपला भी जनजाति विद्रोह आया? ठीक, आप लोग सबसे पहले तो देख लो कौन सा कहां चल रहा है। मोपला आपके क्या था? ये धार्मिक विद्रोह है, वो किसान विद्रोह था, तो धार्मिक में किसान कैसे आ जाएगा? अब नेक्स्ट, अब आगे आते हैं हम। तो ये हमने आपके देखा, फकीर विद्रोह आपके मुस्लिम धर्म का मूवमेंट था। 1776 से 77 लीडर थे मजनू शाह चिराग अली, कारण इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया था, ठीक है, उसके विरोध में। वहीं बहावी मूवमेंट आपके सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा शुरू होता है। इस मूवमेंट की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, एक प्लेस था सितना, और भारत में इस मूवमेंट का केंद्र था पटना। सैयद अहमद बरेलवी का उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म में जो कमियां हैं उन कमियों को हमें दूर करना है, राइट? ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आगे। अब नेक्स्ट आगे याद रखना कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो ये था सिख धर्म में सुधार, सिख। 1840 से 72 के बीच में ये विद्रोह चला था पंजाब के अंदर। ठीक है, कूका विद्रोह के जो आपके लीडर थे ये थे कौन? बाबा राम सिंह और भगत जवाहरमल। बाबा राम सिंह और भगत जवाहरमल ये थे आपके कूका विद्रोह के लीडर। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि जो सिख धर्म में व्याप्त कमियां, क्योंकि सिख धर्म से भी तो क्रिश्चियन बन रहे होंगे लोग उनकी कमियों से। ठीक, तो बेसिकली आपके अंग्रेजों का जो पूरा फोकस था, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ, मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाओ, सिखों को क्रिश्चियन बनाओ, लेकिन बनाओगे कैसे? इन धर्म की कमियों को बता के ही तो बनाओगे आप, अगर किसी को धर्मांतरण कराना है तो। ठीक है, तो यही आपके जब अंग्रेजों ने क्रिश्चियन बनाना शुरू किया तो हिंदू धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म में सुधार किया जिससे हिंदू क्रिश्चियन ना बने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने मुस्लिम धर्म में सुधार किया जिससे मुस्लिम क्रिश्चियन ना बने, सिख धर्म के लोगों ने सिख धर्म में सुधार किया जिससे सिख क्रिश्चियन ना बने। तो सिख धर्म का आंदोलन ये कूका विद्रोह था। किसने शुरू किया? बाबा राम सिंह भगत जवाहरमल ने। ठीक है, सिख धर्म में व्याप्त कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। पंजाब में शुरू हुआ था 1840 से 1872। ठीक है, नंदलाल भाभी मूवमेंट क्या पता नहीं, हमें याद नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने समझाया भाभी मूवमेंट क्या है। भाभी मूवमेंट यहाँ स्पेशली लिखा है कि भाभी मूवमेंट मुस्लिम धर्म की कमियों को दूर करने से संबंधित है। नंदलाल, इज इट क्लियर? 3 बार हम इसको क्लियर आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब कूका विद्रोह के बाद नेक्स्ट आते हैं हम पागलपंथी विद्रोह। तो सबसे पहले तो आप ये पागलपंथ था क्या ये समझ लो। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा राधा स्वामी सत्संग, नाम सुना होगा ना? निरंकारी सोसाइटी या निरंकारी के अनुयायी, ये भी नाम सुना होगा। तो राधा स्वामी है क्या? राधा स्वामी एक संप्रदाय है, एक धार्मिक संप्रदाय है जो ना हिंदुओं का है ना मुस्लिमों का है। किसी भी धर्म के लोग राधा स्वामी सत्संग में जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। निरंकारी एक संप्रदाय है जो निरंकारी के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ भी आपके किसी भी धर्म के लोग जाओ, यहाँ गुरुजी के फॉलोअर्स बनो और आप आगे अपना प्रोग्राम यानी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक इसी तरह से हुआ क्या था कि बंगाल के अंदर एक व्यक्ति थे करम शाह। करम शाह ने स्टार्ट किया था एक पागलपंथ संप्रदाय। क्या किया था? पागलपंथ संप्रदाय। करम शाह की जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक संप्रदाय शुरू किया जिसे कहते हैं पागलपंथ। ठीक है, संप्रदाय का मतलब किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी को जहां सब लोग मानने वाले इकट्ठे हो जाए, वो संप्रदाय। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ, ये नाथ संप्रदाय के साधु हैं योगी आदित्यनाथ। इसका मतलब ये जो आपके नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके सभी फॉलोअर्स को बोलते हैं नाथ संप्रदाय। ठीक, तो संप्रदाय मतलब जो किसी एक विशेष उद्देश्य, विशेष विचारधारा को मानते हो। तो पागलपंथ का गठन बंगाल में करम शाह ने आपके किया था। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और इसके आपके संगठक कौन थे? आपके करम शाह। ठीक, अब आगे याद रखना करम शाह के शिष्य थे टीपू मीर। टीपू मीर, करम शाह के मरने के बाद टीपू मीर ने इस पागलपंथ को आगे बढ़ाया। अब इनका उद्देश्य क्या था? उस समय बंगाल के जो जमींदार थे उनके द्वारा किसानों पर आपके जो शोषण किया जा रहा था, जमींदार किसानों पर शोषण किस लिए करते हैं? टैक्स वसूलने के लिए। ठीक है, तो जो शोषण हो रहा था जमींदारों के द्वारा किसानों पर, उस शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी आपके क्या? पागलपंथ। ठीक है, तो ये था पागलपंथी विद्रोह। राम रहीम क्या है? पहले तो सीधा होता है, राम रहीम लिखा कहां है? जो राम रहीम क्या है? राम रहीम का अपना खुद का एक संप्रदाय है। ठीक है, हालांकि राम रहीम अंदर है आपके, इनसे दूरी रहना आप लोग तो ज्यादा अच्छा है। तो राम रहीम आपके इनका खुद का अपना एक संप्रदाय है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे आते हैं। ठीक, तो ये आपने देखा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट और आपके पागलपंथी मूवमेंट। आगे चलें, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग आगे। तो ये आपने देखे सारे रिलीजियस मूवमेंट जो आपके उस समय के जरूरी थे, रिलीजियस मूवमेंट आपके उस समय के जरूरी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे आगे समझना अगले मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट आपके आते हैं ट्राइबल रिवोल्ट। कौन से रिवोल्ट आते हैं आपके? ट्राइबल रिवोल्ट। अब अगले रिवोल्ट समझना आप। रिवोल्ट सक्सेस हुए कि नहीं?
अब इनकी सक्सेस 100% तो किसी भी रिवोल्ट की नहीं होगी, ये आपके 100 डिमांड करेंगे, ब्रिटिश सरकार एक डिमांड पूरी कर देगी, बस यही कह सकते हैं, या फिर रिवोल्ट को कुचल देगी पूरी तरह से। अब आते हैं ट्राइबल रिवोल्ट यानी कि जनजातीय विद्रोह, ठीक है, जनजातीय विद्रोह। अब नेक्स्ट हम आगे देखें, सबसे पहले तो ये जो ट्राइब है या जो ये जनजाति है, ये हम कहते किसे हैं? ट्राइब यानी कि जनजाति हम किसे कहते हैं? ट्राइब वर्ड का आपके अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। कौन से वर्ड का अर्थ? ट्राइब। ट्राइब यानी कि जनजाति हम कहते किसे हैं, ठीक है। तो जनजाति आपके वे लोग होते हैं ट्राइब जो शहर या गांव से दूर जंगलों में रहते हैं, जो शहर या गांव से दूर कहां रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपके ट्राइब, ठीक है। दूसरा याद रखना कि जनजाति शब्द का जो पहली बार आपके उपयोग किया, जनजाति शब्द का जो पहली बार उपयोग किया वो आपके किया किसने? ठक्कर बापा ने। किसने उपयोग किया? आपके ठक्कर बापा ने, ठीक है। तो जनजाति शब्द का पहली बार आपके उपयोग किया ठक्कर बापा ने, ठीक। आप लोगों में से किसी ने पहले क्वेश्चन पूछा था, तो हमने आपको क्या बताया कि जो चीज जहां आएगी उसका जवाब आपको स्वतः ही वहां मिल जाएगा। इसके बाद याद रखना कि ट्राइबल रिवोल्ट का आपके कारण क्या था? ट्राइबल रिवोल्ट का आपके कारण क्या था, ठीक। तो अब ट्राइबल रिवोल्ट का आपके कारण ये था, क्या था ट्राइबल रिवोल्ट का कारण? कि अंग्रेज जब संसाधनों के लिए आपके जंगल में, अंग्रेज जब आपके संसाधनों के लिए जंगलों में गए, संसाधन मतलब अंग्रेजों को जरूरत थी लकड़ियों की, फर्नीचर बनाने के लिए, गोंद की, शहद की, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की, तो अंग्रेज गए जंगलों में। अंग्रेज जंगलों में गए तो अंग्रेजों का सामना हुआ जंगलों में रहने वाले इन लोगों से। अब जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो बाहरी लोगों से आपस में संबंध नहीं रखती, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति होगी। तो अंग्रेज तो हथियार वाले आदमी है, वो जनजातियों पर शोषण करना शुरू करेंगे, जनजातियों से जबरदस्ती लकड़ियां इकट्ठा करवाएंगे, गोंद इकट्ठा करवाएंगे, उनको मार के पीट के, ठीक है। अब सिर्फ यहीं तक की कहानी खत्म नहीं होगी। दूसरा क्या होगा कि जनजातियां जो काम करके इनको देंगी उसके बदले में पैसे भी नहीं देंगे उन्हें, ठीक। तीसरा आपके क्या होगा कि जनजातियों के जो आपके लोकल समाज है, उनकी जो लोकल परंपराएं हैं, लोकल प्रथाएं हैं, उनमें भी इंटरफियर करेंगे अंग्रेज। तो इन सारे कारणों से आपके अलग अलग क्षेत्रों में ट्राइबल रिवोल्ट आपके क्या होंगे? शुरू होंगे, ट्राइबल रिवोल्ट शुरू होंगे। ठक्कर बापा कौन थे? व्यक्ति थे आपके। ट्राइबल और शेड्यूल ट्राइब की बात है भाई, आजादी के बाद उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब कहने लगे, आजादी से पहले उन्हीं को ट्राइब कहते थे। क्लियर हुआ जीत? ठक्कर बाबा आपके एक व्यक्ति थे और कौन थे? इनको म्यूटनी और रिवोल्ट आप बार-बार कंफ्यूज हो रहे हो। सिंपल इतना समझ लो, यहाँ म्यूटनी और रिवोल्ट एक ही चीज है, ठीक है। बस अंतर इतना है, एक आध पॉइंट में सक्सेस हो गया, एक आध अनसक्सेस हुआ। जब आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में आपको क्रांति कहीं लिखा दिखेगा, हिंदी में विद्रोह लिखा दिखेगा, ठीक। कहीं आंदोलन लिखा है, कहीं विद्रोह लिखा है। हमने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया, बेसिक डिफरेंस बता दिया। लेकिन जब इतिहास की किताब में देखते हो आप तो आपको जनजाति आंदोलन भी दिखते हैं, जनजाति विद्रोह भी दिखते हैं, जनजाति क्रांति कहीं नहीं दिखती। तो यहाँ आपके क्या है कि ये हिस्ट्री लिखने में कमी क्या रह गई कि इनको खुद नहीं पता था कि कौन सा सक्सेस था कौन सा नहीं। जो आपके रिवोल्ट सक्सेस हो गया वो रिवोल्ट नहीं हुआ तो म्यूटनी बन गया, ठीक। तो यहाँ बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया गया है, इनको सिंपल बोल दिया गया आपके। अब नेक्स्ट, ट्राइबल का लीडर, जो ट्राइबल का लीडर आपके होता है, अगले समझ में नहीं आ रहा, समझने में समझने का कुछ है ही नहीं, इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने का, याद करो आप, ठीक। समझने तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि समझना चाहिए नहीं रहे आप। अब आते हैं इसके बाद में आगे, ट्राइबल रिवोल्ट। तो आपके जनजाति विद्रोह में अगला विद्रोह आप याद रखना, क्या याद रखना? अहोम विद्रोह। अब अहोम की अगर हम बात करें तो ये जो आपके अहोम है ये आपके किस रीजन को कहते हैं? अहोम कहते हैं असम को। अब याद रखना, हम स्पीड में इसको खत्म करा रहे हैं क्योंकि इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, और अगर ये भी आप याद नहीं हो रहा तो समझ लो आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि अब हम कंसेप्चुअल पे आएंगे, अब इसको हम फिनिश कर रहे हैं स्पीडली, पीडीएफ पहुंच चुकी है, अब आप खत्म करो इसे। तो अहोम आपके अगर इसका प्लेस देखें तो ये आपके क्या है? अहोम आसाम। इसके लीडर थे गोमधन कुंवर और रूपचंद्र कोनार। 1828 से 1833 के बीच में आपके ये शुरू हुआ। अब इसका आपके कारण क्या था? कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहोम राज्य, अहोम असम का पुराना नाम था, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब जबरदस्ती कब्जा करोगे तो वहां के लोग आंदोलन करेंगे ना। तो ये अहोम एक जनजाति है, एक ट्राइब है असम के अंदर रहने वाली, ठीक। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इसलिए इन्होंने विद्रोह शुरू किया। ये अहोम क्लियर हुआ, ठीक है। रघुवीर बेटा समझने के लिए क्लास में मना नहीं कर रहे हो, हमारे कहने का तात्पर्य कि इनमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये एज इट इज फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें हम समझाएंगे तब भी यही पॉइंट बताएंगे, और आप इसको अगर पढ़ के क्लियर करोगे तब भी वही बताओगे। अदरवाइज जहां समझाने का होता है हम जितना बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं हम खुद समझाते हैं, ठीक। अब आप लोग ये बताओ क्या समझ में नहीं आया आपके? रघुवीर आप बताओ, पवन आप बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब आप दोनों को समझा के आगे बढ़ाएंगे हम क्लास को। बताओ, चलो बताओ रघुवीर पवन दोनों, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? कभी कभी लाइफ में बोर लगती है स्टडी, तो इसका तो हमारे पास कोई समाधान नहीं है। अगर आपको स्टडी बोर लगती है तो आपके पास में स्टडी करने का कोई रीजन नहीं है, ठीक। जब तक स्टडी करने का रीजन आपके पास नहीं होगा स्टडी हमेशा बोर लगेगी। ध्यान रखना, आप किसी लक्ष्य को अगर पूरा करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, आप रीजन तो खोजो एक बार, ठीक है। सब लोगों के साथ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग दूसरों को देख के पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, एसएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन कभी आपने सोचा आईएएस बनना क्यों चाहते हो? जब तक आपके पास एक कारण नहीं होगा ना आईएएस बनने का, आप कभी आईएएस बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कारण ही है जो आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा, और जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा स्टडी बोर लगेगी, ये होता ही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट, चलो जल्दी बता फटाफट। रोज फीवर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, अब फीवर हो जाता है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, यहाँ तो मैं यही कहना चाहेंगे, ठीक। टाइम के अकॉर्डिंग आप चेंज करो। लिंक नहीं बन पा रही, भैया काय की लिंक बनानी है आपको? मम्मी डाल देती है कि कम पढ़ा करो। वाह, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपके कमांड था वो आपके असम, फिर मेघालय, उसके बाद आपके बंगाल, इस पूरे क्षेत्र पे था, ठीक है। साइड प्लीज लो। तो सबसे पहले हम आपके आते हैं अहोम विद्रोह। अहोम असम के अंदर रहने वाली आपके एक जाति थी, ठीक है। इसके बाद इनके लीडर थे अहोम विद्रोह के गोमधन कुंवर और रूपचंद्र कोनार। 1828 से 1833 के बीच में ये शुरू हुआ, ठीक। दूसरा रीजन क्या था कि उस समय 1828 से 1833 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपके जबरदस्ती, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपके जबरदस्ती इस अहोम राज्य के क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। तो इसी के विरोध में आपके अहोम लोगों ने आपके क्या किया? आंदोलन अपना शुरू कर दिया। अहोम लोगों ने क्या किया? अपना आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक। अब हम आते हैं संथाल का प्लेस समझ में नहीं आ रहा, तो प्लेस आप मैप खोलो। हमने क्या कहा? संथाल आंदोलन राजमहल और भागलपुर के बीच में हुआ, यही बोला था ना। अब आप ज्योग्राफी का मैप निकालो बिहार का, उसमें राजमहल देखो और भागलपुर देखो। अब इसमें हम कैसे समझाएंगे आपको? लिखा है ना उसमें राजमहल और भागलपुर के बीच में। तो अब मैप पे आप अगर ये देख ही नहीं पा रहे हो कि राजमहल और भागलपुर के बीच में कौन सा क्षेत्र है, तो फिर इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। आप तो ये लोग डाउट इस प्रकार के पूछ के टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम आपको खाना तोड़े और आपके मुंह में खिला दें सीधा, मतलब आपको थाली लगा के दे रहे हैं, आप तोड़ना ही नहीं चाहते उसे, ये प्रॉब्लम है।
हूल आंदोलन आपके सिर्फ आंदोलन का उपनाम है। हूल आंदोलन आपके क्या है? आंदोलन का उपनाम है। संथाल आपके आंदोलन को ही हम आपके क्या कहते हैं? हूल आंदोलन। संथाल आंदोलन का दूसरा नाम है आपके हूल आंदोलन। अहोम एक आपकी ट्राइब है जो असम में रहती है। जैसे कि हम कहते हैं ना गारो खासी जनतिया, गारो पहाड़ी पे मेघालय में गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पे खासी जनजाति, जंतिया पे जंतिया जनजाति, ऐसे असम के अंदर जो जनजाति रहती है उसे अहोम कहते हैं। ठीक है, जनजातियों के नाम है ये सब किसके नाम है? जनजातियों के नाम। ये जनजातियों अलग अलग क्षेत्र में जो रहती है उन्हें जनजातियों के नाम कहते हैं। जैसे संथाल ये दामने कोह रीजन में रहती है। दामने कोह आपके बिहार में राजमहल से भागलपुर के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक, वहां आपकी संथाल जनजाति रहती है। संथाल है जनजाति, ये है इसका क्षेत्र जहां ये रहती है। क्लियर हुआ? और कुछ पूछना है पूछो। तो अब आते हैं दूसरा संथाल आंदोलन। संथालों की अगर हम बात करें तो संथालों का जो आपके क्षेत्र था ये था आपके दामने कोह। कौन सा क्षेत्र था? दामने कोह क्षेत्र। ठीक है, संथाल आपकी जो मूवमेंट है ये दामने कोह क्षेत्र में चला, और दामने कोह क्षेत्र है बिहार में राजमहल से भागलपुर के बीच का क्षेत्र। राजमहल से भागलपुर के बीच का क्षेत्र ये आपके 1855-56 में आपके शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में। ठीक, इसके जो लीडर थे वो थे सिद्धू और कान्हू। ठीक, संथाल आंदोलन का जो दूसरा नाम था वो था हूल आंदोलन। आपके दो नाम होते हैं ना, घर का नाम एक आपके ऑफिस स्कूल का नाम। ठीक, कभी मत पूछना ये हूल क्या था, कुछ नहीं था, बस नाम था, इसका ध्यान रखना सिंपल। ठीक, जैसे आपके दो नाम होते हैं घर का एक स्कूल का, तो इसके दो नाम थे, कहीं संथाल और कहीं हूल। क्लियर हुआ? दूसरा याद रखना इसका कारण क्या था? लैंड होल्डर्स यानी कि जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, सबका कारण वही होगा। वहां आपके जो किसान थे संथाल परगने में जितने भी किसान थे ये जनजाति थे, तो इनका जो शोषण कर रहे थे जो जमींदार, उसके विरोध में आपके ये संथाल आंदोलन को शुरू किया गया। लीडर इसके सिद्धू और कान्हू थे। इसे हम हूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1855-56 में शुरू हुआ था। किस प्लेस पे? दामने को। बिहार किसने शुरू किया? संथाल जनजाति ने। राजमहल हिल पहले उस समय झारखंड था, उस समय तो बिहारी था ना। 1855 में झारखंड कहां से आ गया? 1855 में पूरा बिहारी हुआ करता था, ध्यान रखना। अब वर्तमान में आपके ये झारखंड है। अब नेक्स्ट, अब ट्राइबल रिवोल्ट में अब अगला रिवोल्ट आप लोग समझना, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का दूसरा आपके जो नाम था वो था उलुक खनी विद्रोह। मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम था कौन सा? उलुक खनी विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के बीच में शुरू हुआ। प्लेस था छोटा नागपुर का पठार। इस क्षेत्र में रहने वाली मुंडा जनजाति ने इस विद्रोह को आपके शुरू किया। ठीक है, दूसरा नाम था इसका उलुक खनी। इसका लीडर था बिरसा मुंडा। लीडर क्या था आपके? बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति के अंदर आपके क्या थी? एक प्रथा थी। एक प्रथा ये कि जैसे कि आपके इनका पूरा एक कबीला है, एक कबीला आपके मतलब पूरी कॉलोनी, एक कलीबे में आपके मान लो 20 परिवार आपके रहते हैं, 20 परिवार रहते हैं। ठीक है, तो मुंडा के अंदर क्या था कि ये जो 20 परिवार हैं ये सामूहिक खेती करेंगे इस पूरी जमीन पे। क्या करेंगे? ये सामूहिक खेती। पूरे 20 परिवार इस जमीन पे आपके कलेक्टिव एग्रीकल्चर आपके करेंगे। ये इनकी आपकी एक प्रथा थी, कलेक्टिव एग्रीकल्चर। अब इससे क्या था कि ये जो जमीन थी पूरे कबीले के नाम थी। ये जो जमीन थी आपके ये पूरे कबीले के नाम थी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। रियल लैंड होल्डर्स क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। लैंड होल्डर मतलब जमींदार, जिन्हें जमीन से टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त है। हिस्ट्री जब शुरू की थी ये तब सबसे पहले ये सब कुछ बताते हुए आ रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना। तो मुंडा जनजाति के अंदर एक सामूहिक खेती मतलब ये 20 परिवार पूरी जमीन पे काम करते थे। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? इनका टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए। इस जमीन से चूंकि एक व्यक्ति के नाम पे जमीन है जो इस कबीले का प्रमुख है, तो एक व्यक्ति का टैक्स आ रहा था। अंग्रेजों ने अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए इस कलेक्टिव एग्रीकल्चर को समाप्त किया और इस जमीन को 20 टुकड़ों में बांट दिया। कहा कि हर परिवार अलग अलग टुकड़े पे आपके क्या करेगा? खेती करेगा, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को टैक्स ज्यादा मिले। तो यहाँ मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा आपके जो कारण था आपके वो ये था, क्या था कि ये जो आपके कलेक्टिव एग्रीकल्चर या सामूहिक खेती की प्रथा थी इसको सरकार ने आपके क्या कर दिया? बंद करा दिया। ठीक है, इसलिए आपके बिरसा मुंडा ने आपके क्या किया? मुंडा विद्रोह। अगला विद्रोह याद रखना, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 में आपके शुरू किया गया छोटा नागपुर क्षेत्र में। कोल जनजाति के लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? कोल जनजाति के लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, लीडर थे इसके बुद्धा भगत। लीडर इसके कौन थे? बुद्धा भगत। इस विद्रोह के लीडर कौन थे? बुद्धा भगत। ठीक है, उस समय क्या था कि कोल जनजाति के द्वारा शराब बनाई जाती थी। ठीक, जो लोकल लेवल पर शराब बनती है, तो उसी टाइम क्या हुआ कि ब्रिटेन से भी शराब भारत आने लगी थी। ब्रिटेन के अंदर कमर्शियल लेवल की शराब बनती थी। अब जब कोल जनजाति शराब बनाई तो उस क्षेत्र में जो कोल जनजाति के द्वारा बेची जाने वाली जो शराब थी, ठीक, वो ज्यादा बिकती थी क्योंकि कोल जो शराब बनाते थे वो सस्ती थी और ब्रिटेन से जो शराब आई थी वो महंगी थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्रिटेन की शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए कोल जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली शराब को बंद करा दिया, इसको इलीगल घोषित कर दिया। और इनका ये परंपरागत प्रोफेशन था, ट्रेडिशनल प्रोफेशन। ये हमेशा से शराब बनाते थे, वो कर दिया बंद। एक तो ये हुआ। दूसरा आपके कोल जनजाति की सामाजिक जीवन में यानी सोशल लाइफ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स ने जो हस्तक्षेप किया, इसके विरोध में आपके कोल जनजाति के द्वारा शुरू किया गया आपके क्या? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। अब आते हैं अगला विद्रोह। नेक्स्ट अगला विद्रोह समझना। क्लियर हुआ? कोल विद्रोह। आकाश बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिर्फ नेम एंड डेट का ध्यान रखना। ये सब हम कारण पहले ही बता चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि लोग कारणों को भी दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएफ भेज चुके हैं, पीडीएफ हम भेज चुके हैं आपको, तो पीडीएफ से आप नोट कर लो। अब अगला याद रखना, खासी विद्रोह। ये चूंकि देखो ये फैक्चुअल पोर्शन है तो इस पे ज्यादा टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। आप लोग इस बात को समझो, इसलिए हमने सबसे पहले पीडीएफ भेजी आपको इनरोल्ड की, क्योंकि इसमें टाइम खराब करके कोई डिस्कशन नहीं, इसको आज खत्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, ये लोग आप अपने तरीके से याद ही करना पड़ेगा ये तो। अब आगे याद रखना खासी विद्रोह। अब खासी विद्रोह की अगर हम आपकी बात करें तो खासी विद्रोह समझना 1828 से 1833, 1828 से 1833 के बीच हुआ। अब ये खासी कौन थे? खासी एक जनजाति थी जो खासी हिल मेघालय में रहती थी। ठीक है, इस जनजाति के आपके लीडर थे राजा तीरथ सिंह। राजा तीरथ सिंह, हमने आपको बताया कि असम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से असम तक एक रोड बना रही थी। क्या बना रही थी? रोड बना रही थी। बीच में आता था आपके क्या? ये खासी हिल। अब यहाँ खासी हिल के अंदर खासी जनजाति को ये चिंता थी कि अगर ये रोड यहाँ से निकल गई तो अंग्रेजों का आना जाना इस रोड पर बढ़ जाएगा, तो अंग्रेज इनका भी शोषण आपके शुरू करेंगे, अंग्रेज इन खासी लोगों का भी शोषण शुरू करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रोड का निर्माण कर रही थी आपके इस खासी हिल रीजन से, इसका विरोध करने के लिए खासी जनजाति ने आपके शुरू किया खासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? खासी विद्रोह। तो 1828 से 1833 के बीच शुरू हुआ। प्लेस था खासी हिल मेघालय। लीडर थे राजा इसके तीरथ सिंह और रीजन आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस रीजन में आपके रोड कंस्ट्रक्शन करना, रोड कंस्ट्रक्शन करना। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना, रंपा विद्रोह। अब रंपा विद्रोह की अगर हम बात करें तो इस विद्रोह में याद रखना 1879 से 80 के बीच में ये शुरू हुआ। लीडर थे इसके रंपा राजू। इसका प्लेस था गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। कारण आपके क्या था? एक तो वहां के साहूकार, साहूकार मतलब जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उनके द्वारा किसानों का शोषण हो रहा था। और उसी समय आपकी एक नई जंगल पॉलिसी आई थी, नया जंगल कानून। इसके विरोध में राजू रंपा ने शुरू किया था कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह। ठीक है,
अब इसके बारे में नेक्स्ट आगे याद रखना रामोशी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोशी विद्रोह। तो रामोशी विद्रोह के बारे में याद रखना कि रामोशी विद्रोह आपके ये 3 फेज में चला, 1822, 1825, 26, 1839, 41। इसका जो प्लेस था आपके वो था वेस्टर्न घाट। कौन सा था? वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब यहां याद रखना कि ये जो रामोशी है ये वेस्टर्न घाट में रहने वाली एक जनजाति थी। इसके लीडर थे चतर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय। ठीक है, ये आंदोलन क्यों हुआ रामोशी विद्रोह? रामोशी जनजाति आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से असंतुष्ट थी, पहला तो ये कारण था, इसलिए हुआ। ठीक, आपके दूसरा क्या किया कि एक राज्य था सतारा, सतारा का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती अपने में कर लिया। तो सतारा के जो आपके राजा थे उन्होंने इन रामोशी लोगों से कहा कि आप हमारी मदद करो सतारा को छुड़वाने में। तो रामोशी लोगों ने सतारा राज्य के विलय के अगेंस्ट आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी करना शुरू कर दिया, रामोशी मूवमेंट। तो ये कहा हुआ रामोशी मूवमेंट आपके सतारा राज्य के विलय के विरोध में। अब आपके गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह 1844 में शुरू होता है कोल्हापुर आपके महाराष्ट्र में। इसके लीडर थे बालाजी अहिरकर। अब ये जो आपके गडकरी थे ये लोग थे कौन? गडकरी लोग मराठाओं के जो किले थे उनकी चौकीदारी करते थे। गडकरी कम्युनिटी क्या करती थी? मराठाओं के जो किले थे उनकी चौकीदारी करते थे। इसके बदले में मराठा राजा इनको आपके जमीन देते थे और जमीन पे टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन मराठाओं का शासन समाप्त होकर जब अंग्रेजों का शासन आया तो गडकरी लोगों के पास जो जमीन थी उस जमीन पे आपके अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। इसके विरोध में आपके शुरू होता है गडकरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? गडकरी विद्रोह। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम आपके आगे आते हैं दीवान बेलूथम्पी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? दीवान बेलूथम्पी विद्रोह। तो दीवान बेलूथम्पी विद्रोह की हम बात करें तो ये 1808-9 में शुरू होता है त्रावणकोर केरला में। लीडर थे इसके दीवान बेलूथम्पी। ठीक है, यहां भी रीजन वही था, त्रावणकोर स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती सहायक संधि नीति साइन करा के मर्ज करा लिया था। तो वहां के जो दीवान थे बेलूथम्पी उन्होंने आपके क्या किया? उन्होंने आपके क्या किया? इस दीवान बेलूथम्पी विद्रोह को ओरिजिन किया। तो दीवान बेलूथम्पी आपके त्रावणकोर के दीवान थे। त्रावणकोर राज्य का जब जबरदस्ती सहायक संधि साइन कराया तो दीवान बेलूथम्पी ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। अगला था पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर विद्रोह में 1799 से 1801 लीडर थे इसके कट्टबामन, प्लेस था इसका मैसूर कर्नाटक। ठीक है, अब सबसे पहले पॉलीगर कम्युनिटी याद रखना कि ये जो पॉलीगर कम्युनिटी थी, पॉलीगर कम्युनिटी थी। ठीक, तो पॉलीगर कम्युनिटी थी कौन? पॉलीगर आपकी एक जनजाति थी जो मैसूर राज्य की सीमाओं की रक्षा करती थी। जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, ठीक, तो इस बात से ये लोग बड़े गुस्सा हुए पॉलीगर समुदाय। तो टीपू सुल्तान की डेथ जब आपकी हुई तो इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट आंदोलन शुरू आपके कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया इस पॉलीगर कम्युनिटी ने। तो इसी को आपके कहते हैं पॉलीगर मूवमेंट। दीवान मतलब आपके जैसे भी प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है उस समय दीवान की आपकी होती थी, जो शासन का कार्य देखता था, राजा के अधीन हुआ व्यक्ति जो राजा का पूरा शासन देखता था उसे कहते थे दीवान। ठीक है, तो ये थे आपके मेन ट्राइबल रिवोल्ट। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो फटाफट। पॉलीगर कौन थे? जो मैसूर राज्य की सेनाओं आपकी सीमाओं की रक्षा करते थे। गडकरी कौन थे? ये मराठाओं के किलों की रक्षा करते थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो। दीवान आपके राजा के अधीन वह अधिकारी जो राजा के आपके कार्यों को देखता था उसे कहते थे दीवान। सामान्यतः फाइनेंशियल लेनदेन दीवान ही देखता था। वेस्टर्न घाट कहां है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। पूछा किसने? लेकिन ये सुरेश, आपको नहीं पता वेस्टर्न घाट कहां है? किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? किस किसको नहीं पता वेस्टर्न घाट? ये तापी रिवर बेसिन से लेके कन्याकुमारी तक भारत के बेस्ट कोस्ट पे एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ठीक, ये है वेस्टर्न घाट। व्हाट आर दीवानी राइट्स? दीवानी राइट का मतलब एग्रीकल्चर टैक्स वसूलने का अधिकार देना। एग्रीकल्चर टैक्स वसूलने का अधिकार, ये होता है दीवानी राइट। ईस्टर्न घाट को कर दो, इस तरफ जो पर्वत श्रृंखला है वो ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी आप लोगों से कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट होता क्या है। अब नेक्स्ट, अब आते हैं इससे आगे। तो ये आप लोगों ने यहां तक देखा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल चुके हैं। आप लोगों को पीडीएफ को आप आराम से नोट करो, एक बार और पढ़ लो। आज की क्लास में यहीं तक लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछ लिए कि अब नया हमारे भी दिमाग में नहीं बचा। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी थी? आप नेट पर सर्च कर लो। आप पूछते वो जो नहीं आता है, जो आता है वो वैसे भी बता रहे थे। जो फॉरेस्ट पॉलिसी 18वीं सदी में आई थी वो तो वैसे भी नहीं पूछेंगे। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो? ठीक, चलो नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतनी काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।